हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रणता केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें एल्काइल हैलाइड के जो आइसोमर गिवन हो या एल्काइल हैलाइड के आइसोमर फाइंड आउट कर रहे हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है। वैसे मैंने आइसोमेरिज्म की सीरीज़ में ये पूरा डिटेल समझाया हुआ है, बट फिर भी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक को हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे तो हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इतना ज़्यादा डिटेल में आइसोमेरिज्म नहीं होगा, प्रॉपरली डिटेल में आपको हर टॉपिक को सीखना है तो उसके लिए आप लोग आइसोमेरिज्म की प्रॉपर सीरीज़ देखें, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि इसका यूपीसी नेम किस तरीके से लिखा जाएगा। सो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जब हमारे पास में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो लोएस्ट सम रूल। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है। आप यहाँ से देखो कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो जो लोकेंट है वो हमेशा लोएस्ट होने चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तो देखें ध्यान से क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 पे आएगा, लेकिन ये कितने पे आएगा, 1 2 3 4 5 पे आएगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं NO2 से करूँगा तो 1 2 4 आ जाएगा। सही है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1 2 एंड 4। सॉरी, हाँ ठीक, 5 और 6। तो देखिए नाम क्या बनेगा इसका। आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, फिर 1 नाइट्रो, फिर साइक्लो एंड हेक्सेन। सो बहुत ही सिंपल सा ये आईयूपीसी नेम है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? सो अब हम मूव करते हैं कि आइसोमर किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास में है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है C4H9Cl। C4H9Cl की आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। अब देखो, जब भी आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो आप सबसे पहला स्टेप तो ये कैलकुलेट करो कि उसका DOU कितना होगा, क्योंकि जब तक आप DOU कैलकुलेट नहीं करो, कई बार होता है कि उसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड होता है तो हम उसको ढंग से नहीं देखते हैं, तो फिर डबल बॉन्ड वाले केस रह जाते हैं। या फिर कई बार साइक्लिक रिंग बनानी होती है बट वो लिखता नहीं है कि साइक्लिक रिंग बनानी है आपको। तो सबसे पहला काम तो भले ही आपको पता हो कि इसका DOU जो है वो 0 होने वाला है, या फिर आपको पता हो कि इसमें कोई भी रिंग नहीं बनेगी, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको कैलकुलेट करें, हैबिट में उसको डालें कि DOU कैलकुलेट करना है। तो DOU कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जितने भी मोनोवेलेंट स्पीसीज़ होती है उसको आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस कर देना है। मोनोवेलेंट स्पीसीज़ को हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस कर दो। क्लियर? यानी कि अगर एक Cl जुड़ा हुआ है तो उसकी जगह एक हाइड्रोजन जोड़ दो, बस, बहुत एकदम सिंपल। फिर उससे आप DOU फाइंड आउट कर लो। सेकंड, अगर मान लो आपके पास में बाईवेलेंट स्पीसीज़ है तो बाईवेलेंट स्पीसीज़ को तो नेग्लेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, इनको नेग्लेक्ट कर दो, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो ट्राईवेलेंट स्पीसीज़ होती है, जितनी ट्राईवेलेंट स्पीसीज़ होती है उतने हाइड्रोजन माइनस कर दो। जितने ट्राईवेलेंट स्पीसीज़ होती है उतने हाइड्रोजन माइनस कर दो। बहुत सिंपल सा तरीका। चलिए, अब हम आगे देखने वाले हैं कि इसका जो DOU आएगा वो DOU तो कितना आएगा हमारे पास। अगर मैं इसको हटा दूँ तो C4H10 बनेगा एंड C4H10 इज 0 DOU, क्योंकि वो एल्केन ही होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हो, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने आइसोमेरिज्म का हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो आपको इसको सॉल्व करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे तो मेरा एक वीडियो है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की, और आपको सिंपल सी ट्रिक बताई हुई है कि आप डायरेक्टली देख के आंसर कर सकते हो। सो इसके लिए तो आंसर अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि जो C4H9Cl है हमारे पास, C4H9Cl का जो हमारे पास टोटल आइसोमर आएंगे 4 आइसोमर आएंगे। ये 4 आइसोमर कैसे होंगे, ये 4 आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। तो बनाना कैसे है, किस तरीके से करना है, तो वो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो सिंपल आप क्या करो, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो किसकी, C4H10 की। C4H10 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो।
ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश करना कि आइसोमेरिज्म वाली सीरीज ज़रूर देख लें, उसमें स्ट्रक्चर आइसोमर पूरा डिटेल एक्सप्लेन है। तो C4H10 की स्ट्रक्चर बनाओ, तो C4H10 की एक स्ट्रक्चर तो ये आ सकती है CH3CH2CH2CH3, सही है क्या। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर ये आ सकती है कि मैं 4 कार्बन की तो कंप्लीट होगी, तो 3 कार्बन का एक चेन बना दूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं CH से लिख दूँ, सही है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसके अलावा ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास है नहीं। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा एक वैलेंसी हटानी है। तो देखो यहाँ से एक वैलेंसी हटाई जा सकती है, एक वैलेंसी यहाँ से हटाई जा सकती है, 2 वैलेंसी हटाई जा सकती है, एक वैलेंसी यहाँ से हटाई जा सकती है, एक वैलेंसी यहाँ से हटाई जा सकती है। अब सुनना ध्यान से, जब मैं यहाँ से वैलेंसी हटा रहा हूँ तो ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, क्योंकि आईपीसी नेम सेम आएगा। क्योंकि वैलेंसी हटा के मैं Cl जोड़ूंगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा, वैलेंसी हटा के मैं Cl जोड़ूंगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा, समझ में आ रहा है क्या। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर एक वैलेंसी हटा करके Cl जोड़ता हूँ तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ से वैलेंसी हटा के लिखता हूँ तो इट इज़ 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ये आइडेंटिकल है। सिमिलर इसी तरीके से ये तीनों CH3 पोजीशन सेम है, आइडेंटिकल है, तो तीनों में से कोई एक से हटाना है आपको, सही है। अब देखो जब आप इन तीनों में से अलग अलग वैलेंसी हटा दो तो आपके पास कितनी स्ट्रक्चर आएगी, देखो ध्यान से, CH3 CH2 फिर CH2 फिर आएगा आपके पास CH2 फिर यहाँ जुड़ जाएगा Cl, फिर इसी तरीके से CH3 CH2 CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा Cl। तो आपको इसी एक इक्वेशन, एक ही स्ट्रक्चर से कितनी स्ट्रक्चर मिल गई है, 2 स्ट्रक्चर मिल गई, एक Cl यहाँ जुड़ गया और एक Cl यहाँ जुड़ गया, क्लियर। इसका नाम आ जाएगा आपके पास में 1 क्लोरोब्यूटेन एंड इसका क्या नाम आएगा बताओ, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब बताओ इससे अगर मुझे वैलेंसी हटानी है, 2 वैलेंसी हटने के बाद क्या पॉसिबिलिटी आएगी, तो देखें ध्यान से, CH3 CH2 Cl CH3 CH3 फिर CH3 फिर यहाँ जुड़ जाएगा Cl, सही है। तो देखो 2 जगह मैं Cl जोड़ दिए, एक यहाँ जुड़ गया Cl, एक यहाँ जुड़ गया, करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा देखो इसका नाम तो एन ब्यूटेन है, ये लास्ट क्लास में बताया था, इसका नाम आइसोब्यूटेन है। बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सही है। बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो ये आइसोब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन के किस कार्बन से आपने अगर वैलेंसी हटा दी है तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। और ये कौन सा बनेगा, आपने 3 डिग्री से वैलेंसी हटाई है, इट इज़ टर्सरी, ये नियो नहीं होगा। नियो के लिए नियो होना ज़रूरी है, मतलब नियो के लिए वो जहाँ से जिससे वैलेंसी हटाई गई है वो भी नियो होना ज़रूरी है। तो जिससे वैलेंसी हटाई गई है वो नियो नहीं है, उसके 3 डिग्री कार्बन से हमने वैलेंसी हटाई है, तो इट इज़ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये तो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसी में अगर हम फाइंड आउट करें कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के अलावा स्टीरियो आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो क्या स्टीरियो आइसोमर आ सकता है क्या, तो इसमें कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं आएगा क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्लियर है। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, OIA इसको मैं लिख रहा हूँ। ये ध्यान से देखो, ये कायरल सेंटर बन सकता है कैसे, इस पर एक CH2 ग्रुप इधर है, CH2 CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप है और एक Cl है और एक हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सिमिलर अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो इसमें भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सही है। इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है और इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, करेक्ट है क्या। तो ऑप्टिकली एक्टिव अगर हम देखें तो हमारे पास में एक ही स्ट्रक्चर आती है, सो इसके टोटल कितना आइसोमर आ जाएंगे, 2। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे पूछा जाता, क्योंकि आपको बोला गया नंबर ऑफ आइसोमर, तो उसमें इंक्लूडेड है कि स्टीरियो भी आपको कंसिडर करना है और स्ट्रक्चरल भी कंसिडर करना है। सो स्टीरियो कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा और स्टीरियो नहीं कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अब आप डायरेक्टली याद करो कि C4H9 की टोटल स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 4 बनती है। तो C4H9 जहाँ पे भी देखो आपका आंसर हमेशा 4 होना चाहिए, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपको आइसोमेरिज्म वाली सीरीज़ में बताया हुआ है, आप जाकर के एक बार आइसोमेरिज्म वाली सीरीज़ ज़रूर देख लें। स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा और स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। चलिए तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमें फॉर्मूला दिया गया है C4H7Cl। इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग DOU फाइंड आउट करेंगे कि इसका DOU कितना है। सो इसका DOU 1 आएगा क्योंकि हम हेलोजन को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। सो फॉर्मूला इज C4H8 एंड C4H8 को कन्वर्ट कर देंगे C4H10 में, तो हमारे पास में 1 मोल ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है, तो DOU इज़ 1। सही है, तो इसका मतलब कि DOU 1 है तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें दोनों ही बनानी है क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? टोटल आइसोमर बनाया है, पूछा गया है। क्लियर? तो हमें टोटल आइसोमर ही बनाना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करो, C4H8 की स्ट्रक्चर बना लो। तो C4H8 की स्ट्रक्चर बनाने के लिए C4H10 की स्ट्रक्चर बनाओ। एक डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ा जा सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ा जा सकता है। सही है, अब देखें ध्यान से, एक अगर हम बात करें, एक हमारे पास में ऐसी स्ट्रक्चर भी थी, है ना, ये भी तो C4H8 है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ा जा सकता है। समझ में आया? तो हमारे पास इस बार 3 स्ट्रक्चर बनेगी एंड इन 3 स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो Cl कहाँ कहाँ जोड़ा जा सकता है? सो बहुत सिंपल है। अच्छा देखो, अभी यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया है कि फोटो एलोजिनेशन करना है या कुछ भी करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ Cl का ऐसा फॉर्मूला दिया गया। जब फोटो एलोजिनेशन वाली रिएक्शन करेंगे तब हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, यही सेम क्वेश्चन होगा बट आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें कंडीशन दे रखी होगी। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका, मैं डायरेक्टली लिखूँ तो आप समझ जाएंगे। तो आप डायरेक्टली में क्या कर सकते हैं, एक Cl यहाँ जोड़ सकते हैं, एक Cl यहाँ जोड़ सकते हैं, एक Cl यहाँ जोड़ सकते हैं और एक Cl यहाँ जोड़ सकते हैं। अब की बार चारों पोजीशन अलग अलग है, IUPAC नेम अलग अलग आएगा। क्लियर? एंड अगर हम इसी में देखें, एक एक यहाँ जोड़ सकते हैं, एक यहाँ जोड़ सकते हैं। क्लियर? एंड ये वाली जो पोजीशन है एंड ये वाली जो पोजीशन है, ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों आइडेंटिकल है, ये वाली और ये वाली दोनों आइडेंटिकल है। सिमिलर अगर हम इसमें देखें तो एक यहाँ जोड़ा जा सकता है, एक यहाँ जोड़ा जा सकता है। सही है, तो हम सारे बना करके देखते हैं कि क्या क्या आंसर आएगा। सो देखो, फर्स्ट अगर हम बात करें, एक यहाँ डबल बॉन्ड है, मैं इसकी 4 स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब देखें ध्यान से, एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया और एक Cl यहाँ जुड़ गया। करेक्ट है? तो इन सब का IUPAC नेम अलग अलग आएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये तो बन गए, इसके अलावा सेकंड वाले हम लोग बना लेते हैं। तो सेकंड वाले के तो 2 ही केस बनेंगे। तो कौन कौन से 2 केस हैं? एक ये केस बन गया एंड दूसरा केस जो बनेगा वो ये बन गया, जिसमें हम एक Cl तो आगे की तरफ लगा देते हैं यहाँ पे और एक Cl हम लगा देते हैं यहाँ पे। करेक्ट है? फिर अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले के भी कितने केस बन रहे हैं? थर्ड वाले के 2 केस बन रहे हैं और इसमें हम लोग एक Cl जो है यहाँ डबल बॉन्ड पर लगा सकते हैं और एक Cl यहाँ लग जाएगा। करेक्ट है? तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अब देखो, इसमें GI भी कंसिडर कर सकते हैं, हम स्टीरियो भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सुनना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड GI नहीं करेगा तो GI को क्रॉस कर देते हैं। ये डबल बॉन्ड भी GI शो नहीं करेगा तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं। लेकिन सुनना ध्यान से, ये जो सेंटर है इट इज़ ए कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर बन जाएगा क्योंकि इस साइड ग्रुप अलग है, इस साइड ग्रुप अलग है, तो सारे ग्रुप अलग हैं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम इसका क्या आंसर बोल सकते हैं कि यहाँ 2 आंसर मिलेगा मुझे। अच्छा, ये डबल बॉन्ड भी GI नहीं कर सकता, इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है। सो टोटल आंसर इधर की साइड अगर हम बात करें, सो 1 2 3 और 2 5, तो टोटल आंसर इज़ 5। इसमें अगर हम बात करें तो देखें ध्यान से, ये डबल बॉन्ड GI शो कर सकता है, ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर सकता है। तो दोनों डबल बॉन्ड है वो GI शो कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पता है कि ट्रांस है, तो ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। सो इसके आंसर भी 2 आएंगे, इसके आंसर भी 2 आएंगे। सो आंसर हमारे जो होंगे वो टोटल आंसर हो जाएंगे 4। सही है? तो स्ट्रक्चरल का आंसर अलग आएगा। टोटल अगर हम बात करें तो हम टोटल की कंसिडर कर रहे हैं, तो ये GI शो कर रहे हैं, ये भी GI शो कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। सिमिलर इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये GI नहीं कर रहा, ये भी GI नहीं कर रहा, सो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा 2, क्योंकि ये कायरल सेंटर भी नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे उसके साथ। सो टोटल आंसर इज़ 5 + 4 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11। सो टोटल आंसर आ जाएगा 11 स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ठीक है,
अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें तो सारे ही पूछे थे, तो सारों में तो रिंग भी कंसिडर करनी होती है। तो अब हम रिंग के केस को कंसिडर करते हैं कि रिंग का केस अगर हमें गिवन हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। सो बहुत सिंपल है, तो देखें ध्यान से। हमारे पास में C4H7 है, तो हम एक 4 मेंबर की रिंग बना लेते हैं, एक 3 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक Cl आप यहाँ जोड़ सकते हो, सही है। अच्छा, 3 मेंबर की रिंग में एक Cl आप यहाँ जोड़ सकते हो। 3 मेंबर की एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये यहाँ मिथाइल लगा हुआ हो और Cl जो जुड़ेगा वो Cl आप कहाँ जोड़ोगे, वो Cl यहाँ जोड़ सकते हो। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम Cl को यहाँ मिथाइल और अगला जो हमारे पास Cl आएगा वो Cl आप यहाँ जोड़ सकते हो। सो देखो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने हमारे पास में, 4 स्ट्रक्चर्स बने। इनमें भी अगर हम GI और स्टीरियो कंसिडर करें तो हम लोग देख सकते हैं। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो ये स्टीरियो आइसोमर नहीं देगा, ये सिंगल आएगा। ये स्टीरियो आइसोमर नहीं देगा, ये सिंगल आएगा। ये भी स्टीरियो आइसोमर नहीं देगा, ये सिंगल आएगा। बट ये स्टीरियो आइसोमर देगा क्योंकि ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, और दोनों के कायरल सेंटर होने पर इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी कि इसमें कायरलिटी प्रेजेंट है। और कायरलिटी अगर प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 की पावर 4 डायरेक्टली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सो 2 की पावर 2 कर देंगे, आंसर इज 4। तो इसके अकेले के 4 आंसर आएंगे। क्या क्या कैसे कैसे बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। एक बार दोनों को वेज कर दो, फिर एक को वेज, दूसरे को डैश, फिर उसको वेज, मतलब उसको डैश, इसको वेज, फिर दोनों को डैश, सही है। यानी कि अप अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन अप, सही है। इस तरीके से कर सकते हो। तो टोटल आंसर इज 4। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो टोटल आंसर इज 11 + 4 इज 15। तो टोटल आंसर आएगा हमारे पास में 15 जब हम सारे आइसोमर फाइंड आउट कर चुके होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एकदम सिंपल से। आपको बेसिक आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक आइसोमेरिज्म किस तरीके से होती है। एंड उसके लिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि देखो डेफिनेशंस मैं यहाँ नहीं करवा सकता आपको, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकता हूँ। ये मान के चलना पड़ता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये मैं मान के चलूँगा कि आपने 11th क्लास का कुछ बेसिक कवर करा है। अगर मैं सारा ही 11th यहाँ पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दूँगा तो पूरा आइसोमेरिज्म का एक अलग सीरीज़ बनानी पड़ेगी, फिर वापस से फिर GOC की एक अलग से सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे और ये एक चैप्टर जो है वो पूरा आप ये बोल सकते हो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? ये सारे मैंने एक के साथ इंक्लूडेड करके एग्जाम्पल बना दिए हैं। आप बाकी आइसोमेरिज्म की सीरीज़ देख करके वहाँ से लिंक कर सकते हैं। सही है। मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आप लोग क्या कर सकते हो, होमवर्क में जैसे फॉर एग्जांपल C5 आपके पास C5H11Cl है, इसको कर सकते हो। फिर एग्जांपल है आपके पास, इसमें टोटल ही निकालना है, ठीक है, टोटल आइसोमर फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से C5H9Cl कर सकते हो, इसमें भी आपको क्या करना है, टोटल बताना है, टोटल आइसोमर। इस तरीके से आप एक और कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर सकते हो, मान लो C6H मान लो आपको दिया गया 4ClBr लिखा हुआ है, सही है। इसके आपको सिर्फ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। बेंजीनोइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बेंजीन बनाना है और उसके ऊपर ClBr जोड़ना है। सो बहुत सिंपल हो जाएगा, सही है। सिमिलर इसी तरीके से आपके पास H3Cl है आपके पास, तो इसके भी आपको क्या करना है, बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बनानी है। तो इस तरीके से बना सकते हो आप। बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल सॉल्व करें, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, सही है। तो इस तरीके से आपसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत इजी से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके पास। एक और एग्जाम्पल ले लो आप लोग, C4 या C5H बन जाएगा आपके पास C5H7Cl बन जाएगा। इसमें भी आपको टोटल बनाना है, टोटल आइसोमर। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है।
आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आपको कितना अच्छे से चीज़ें समझ में आई हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने से पहले आप आइसोमेरिज्म की सीरीज ज़रूर देख लेना। क्लियर। एंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक RS कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ। सही है, RS कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में देखना हो तो भी आप जा करके आइसोमेरिज्म की सीरीज़ ही देखेंगे। मैं यहाँ एकदम प्रॉपरली डिटेल नहीं बताऊँगा, 2-3 एग्जाम्पल ही कंसीडर करूँगा। सबसे पहले तो R का मतलब आप कंसीडर कर लेना क्लॉकवाइज, S का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, रेक्टस और सिनिस्टस इस तरीके से लिखा जाता है, बट वो नाम आपको याद नहीं करना होता है। R का मतलब सिंपल क्लॉकवाइज, S का मतलब सिंपल एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत सिंपल है। कैसे? अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके का वेज डैश प्रोजेक्शन दिया गया है, सही है, ये ऐसा वेज डैश प्रोजेक्शन दिया गया है और मैंने यहाँ पे मान लो CS3 लिख दिया, मैंने यहाँ पे मान लो CA लिख दिया, मैंने यहाँ पे मान लो H लिख दिया, मैंने यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख देते हैं C2H5 लिख दिया। सही है। सो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देते हैं? CIP रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। CIP रूल क्या होता है? 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, कान, इनगोल्ड एंड प्रिलोग। इन तीनों ने एक रूल बनाए थे कि किस तरीके से हम RS का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। RS नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो क्या होता है? पहला रूल हमें ये बताता है कि जो भी कायरल सेंटर होता है उससे जो डायरेक्टली जुड़े हुए एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास चेक करो। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। फिर मान लो कि सेम एटम आ जाते हैं, फर्स्ट एटम सेम है, 2 पोजीशन पर फर्स्ट एटम सेम है, तो फिर अगला एटम चेक करो। फिर भी सेम है तो फिर उसका अगला चेक करो। फिर अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की कंडीशन होती है तो आप ये कंसिडर कर लो कि वो जो कार्बन है वो हाइपोथेटिकली 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो हाइपोथेटिकली 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा। सही है। तो जो डिटेल है, मैं देखो डिटेल प्रॉपरली सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता, सब चीज़ें बहुत लेंदी हो जाती है, तो आप आइसोमेरिज्म की सीरीज जा करके आराम से देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको जाएगी, यहाँ तक तो क्लियर है। Cl, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है क्योंकि ये कायरल सेंटर है। अब देखो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यानी कि फर्स्ट कार्बन फिर उसके बाद में हाइड्रोजन आएगा, जबकि इसमें कार्बन के बाद अगला कार्बन आएगा। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको। थर्ड प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको। फोर्थ प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको। ये पोजीशन आपको तब लिखनी है जब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ हो? फोर्थ प्रायोरिटी एट डैश पोजीशन। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए? डैश पोजीशन पर होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर, अच्छा डैश पर नहीं हो तो क्या करेंगे? तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपका आता है उसका जस्ट दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। फॉर एग्जांपल की फोर्थ प्रायोरिटी आपकी मतलब डैश पर नहीं है, वेज पर आ जाती है, तो फिर आप क्या करना, जो कॉन्फ़िगरेशन R आया होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर देना, S बन जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जब प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड करते हैं और 1 2 3 का रोटेशन करते हैं। तो फोर्थ प्रायोरिटी को हाइड कर दो, 1 2 3 का रोटेशन आपको कुछ ऐसा सा मिलेगा। इट इज़ अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ अ क्लॉकवाइज रोटेशन एंड ये कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या देगा? R कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। सही है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और हमारे पास में कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके का। यहाँ मान लो मैंने लिखा है CS3, यहाँ मान लो मैंने लिखा है C2H5, यहाँ मान लो मैंने, चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ मान लो मैंने H लिखा है, यहाँ Cl लिखा है और यहाँ मान लो OH लिखा है। सही है। अब मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो यहाँ तक तो क्लियर है कि जो प्रायोरिटी है वो Cl को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। सेकंड प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी कार्बन को मिलेगी एंड फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिलेगी। अब ये तो फिशर प्रोजेक्शन है सर, तो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे करेंगे? तो देखो फिशर प्रोजेक्शन के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो फिशर में आप हमेशा याद रखना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है वो टूवर्ड्स टू द ऑब्जर्वर होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी तरफ आ रही होती है, ये कुछ ऐसा होता है। सही है। ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, आउट ऑफ द बोर्ड होता है। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइंस होती है, वो वर्टिकल लाइंस पर जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो इस बोर्ड के जस्ट पीछे होता है। ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। समझ में आया? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा याद करना है ट्रिक। सो हमारे पास में एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। सही है। तो अगर मान लो फोर्थ प्रायोरिटी अगर कहाँ पे मिलती है, हमें वर्टिकल पर मिलती है, तो फोर्थ प्रायोरिटी मान लो वर्टिकल पर आती है। वर्टिकल में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? वर्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास में R आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में S आएगा। इसी तरीके से मान लो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्लॉकवाइज में S बना देना, एंटी क्लॉकवाइज में R बना देना। ये सब डिटेल बताया हुआ है, आप जा करके थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। तो इसमें सिंपल सा अगर मुझे रोटेशन चेक करना है, सो व्हाट इज़ द रोटेशन?
तो रोटेशन इज 1 2 3, 1 2 3 का रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल आर कॉन्फ़िगरेशन देगा। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमारे पास 2 कायरल सेंटर होते हैं तो हम कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ये है, सही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कायरल सेंटर इस पर 2 है। प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, देखो इस कार्बन के साथ यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का अगला एटम क्लोरीन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, एंड फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को दी जाएगी। हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन डैश पर, अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, हम दोनों को वेज कंसिडर करते हैं। मिथाइल भी वेज है और Cl भी वेज है, सही है। तो हाइड्रोजन डैश पर है, तो हाइड्रोजन डैश पर है तो 1 2 3 का रोटेशन करो। 1 2 3, 1 2 3 का रोटेशन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या देगा, एस देगा। सिमिलर इसमें देखो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पाएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी पाएगा, ये थर्ड प्रायोरिटी पाएगा, और जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे वो फोर्थ प्रायोरिटी पाएगा। सो जो रोटेशन होगा इसका 1 2 3, 1 2 3 का रोटेशन इसका भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इसका भी क्या देगा, एस देगा। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एंड आप सिंपल सा एक काम करना, आप आइसोमेरिज्म की सीरीज़ देख लेना। जिन भी लोगों को आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आइसोमेरिज्म के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आप लोग स्टडी कर लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ें सीख पाओगे। क्लियर है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आप इसको नोट करो, एंड आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड मैं फिर भी आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म का आपको सेपरेट वीडियो देखना ही पड़ेगा, हम इसमें कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं पूरा आइसोमेरिज्म का पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर जो रिएक्शंस होती है एल्काइल हैलाइड की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पहला जो लेक्चर लेके आएंगे रिएक्शन का, वो रहेगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एसएन रिएक्शन होती है। एसएन रिएक्शन को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग हर एक रिएक्शन का विद मैकेनिज्म जो है वो डिस्कशन करेंगे। क्लियर, विद एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। सो अब से प्रॉपरली एल्काइल हैलाइड स्टार्ट होगा। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हो रही थी जो कि 11th क्लास को रिलेट भी करती थी, लेकिन अब आपको एक नई चीज़ मिलेगी, नई चीज़ें, नई रिएक्शंस मिलेंगी, तो उनको अच्छे से याद करें, उनको अच्छे से समझें, और उन पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो में अच्छा सा कमेंट करें, एंड कोई डाउट रहता है तो डाउट भी कमेंट कर सकते हो आप। अदरवाइज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसको, ताकि वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट वीडियोस देख लेते हैं, तो जो वॉच टाइम होता है वो बहुत सारे अनसब्सक्राइब व्यूवर्स का होता है। तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।